हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 11 चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर और उसका पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने एक लॉ भी पढ़ लिया था, बॉयल का नियम। उससे आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज 3 लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, गैलुसॉफ लॉ और एवोगाद्रो लॉ। मैं रेनू यादव और ये चैनल है केमिस्ट्री विद यादव मैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं। चार्ल्स लॉ जिसे मैं शॉर्ट में सीटी की डिनोट कर रही हूँ। बॉयल नियम में हमने क्या पढ़ा था? बॉयल नियम में हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पर कंडीशंस क्या है? कंडीशन है कि ताप निश्चित रहना चाहिए, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और समान मात्रा होनी चाहिए। तो आज हम जिस वेरिएबल्स के साथ चार्ल्स लॉ देखेंगे वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। देखा गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, या फिर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम घटता है। इट मीन्स वॉल्यूम से टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है और टेम्परेचर से वॉल्यूम इफेक्ट हो रहा है। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मैंने एक गुब्बारे लिए, 2 गुब्बारे लिए, दोनों को फुला लिया। दोनों को फुलाने के बाद एक गुब्बारे को मैंने फ्रिज में रख दिया। 10-15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। बाहर जो गुब्बारा था वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है और जो फ्रीज वाला गुब्बारा है उसमें टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है, वो रूम टेम्परेचर से कम है। इट मीन्स दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। फ्रिज वाले का टेम्परेचर कम और बाहर वाले का टेम्परेचर ज़्यादा। मैंने अभी आपको कहा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या है? कम है। जब 10 मिनट बाद मैंने उस गुब्बारे को निकाला तो उसका साइज़ क्या है? छोटा था। क्यों? टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी क्या होगा? कम हो गया। तो यही चार्ल्स नियम है कि समान प्रेशर, देखिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स वेरी करते हैं, P, V, T और N। तो हम इसमें कांस्टेंट क्या रख रहे हैं? इसमें हम कांस्टेंट रख रहे हैं P और N, और वेरिएबल हम कौन से ले रहे हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो चार्ल्स ने बताया था कि जब समान दाब हो और समान गैस की समान मात्रा ली जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही क्या है? चार्ल्स का नियम है। और हमें पता है जब भी हम किसी समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को मैं यहाँ K से डिनोट कर देती हूँ। क्या हुआ? V/T = K। तो इस तरह से हमने चार्ल्स का नियम देखा। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है कि समान दाब और समान किसी गैस के समान दाब और समान मात्रा ली जाए तो उसका जो वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लो मुझे ये किसी 2 पैरामीटर्स पे करना है, मतलब किसी पहले T टेम्परेचर अलग था, बाद में T2 हो गया, वॉल्यूम V1 था, फिर V2 हो गया। तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो पूछता है, तो हम कैसे करेंगे? तो मानो V1 टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर हो गया T1, V2 और टेम्परेचर T2। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? V1 = KT1 और V2 = KT2। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हम इस वाले इक्वेशंस के लिए ले लेंगे V1 / T1 = K और V2 / T2 = K। इन इक्वेशंस को बना लेते हैं 1A और इसको 2A। अब इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इट मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई, यानी V1 T1 = V2 T2। तो अगर हमें इसमें से 3 पैरामीटर दिए गए हों और एक पैरामीटर हमसे पूछा गया हो क्वेश्चंस में, तो हम इसे आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं।
अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, ग्राफ को देखने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ है वो बताना चाहती हूँ। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको केमिस्ट्री में जितने भी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी उसमें से 3 बेसिक ग्राफ आप देख लीजिए कि जब भी कोई चीज़ किसी के समानुपात होती है, तो जैसे ये इस चीज़ के समानुपात है तो उसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है समानुपात में। और अगर कोई चीज़ किसी के व्युत्क्रमानुपात होती है तो उसका ग्राफ क्या आता है, पैराबोलिक ग्राफ आता है। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के समानुपात है, तो हमें क्या प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन। पीछे प्रीवियस बॉयल नियम में हमने देखा था कि P जो है वो V के व्युत्क्रमानुपात है, तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिला था। और एक बात और कि मान लो कोई x या y जो भी है वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, x बढ़ रहा है तो y को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, यानी कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वो ग्राफ आता है इस टाइप का। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ये 3 ग्राफ देख लीजिए। यही 3 ग्राफ बेसिकली हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। स्लोप और इंटरसेप्ट वाली चीज़ों को छोड़ दें, पर सबका फंडा यही होता है। इन 3 ग्राफ को अगर आप समझ लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो देखा हमने कि इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, पर डिफरेंट टेम्परेचर पे ये जो ग्राफ आएगा वो डिफरेंट आएगा हमारे पास। तो देखते हैं, ऐसे देखा मैंने एक ग्राफ V और T के बीच में हम इसको जब ग्राफ बनाते हैं तो ये अलग इस टाइप का ग्राफ आता है, आएगा स्ट्रेट लाइन ही, P1 P2 P3 और ये अलग टेम्परेचर। हमने देखा कि है ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ की, परंतु देखो ये सारी स्ट्रेट लाइन एक बिंदु पे आके यहाँ मिल रही है। ये बिंदु जहाँ पे मिल रही है, इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आयतन 0 हो रहा है, यहाँ आयतन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और जब आयतन ही 0 हो जाएगा तो गैस का अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, परम ताप। ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, परम ताप। और इसका जो मान होता है वो होता है 273.15 कैलोरी, मतलब 273.15 केल्विन होता है। तो यानी ऐसा ताप जिस पर किसी गैस का आयतन 0 हो जाता है क्या कहलाता है, परम ताप। जब ये कंडीशंस हम लेते हैं STP पे, STP जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हम एक एटमॉस्फेयर लेते हैं, और टेम्परेचर तो 273.15 लेते हैं केल्विन। और एक बात और, जब भी ये क्वेश्चंस आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आपने करने हैं, सपोज करो मैं आपको दिया गया टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी इस 25 डिग्री के साथ आपको क्या जोड़ना है, 273 केल्विन। तो कितना आया, 298। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। मान लो आपको टेम्परेचर दे दिया T1 ये है, T2 ये 20 डिग्री है, वो 25 डिग्री है, तो आपको सीधा ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उस डिग्री के साथ केल्विन वाला जो पैमाना उसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जैसे 25 डिग्री है तो 273 जोड़ा, मान लो यहाँ 27 डिग्री आ जाता तो भी मैं उसके साथ 273 जोड़ती, ऐड करती, देन क्वेश्चन सॉल्व करती। तो इस तरह से हमने देखा चार्ल्स नियम। चार्ल्स नियम क्या कहता है कि समान दाब पर गैस की कोई निश्चित मात्रा है तो वो वॉल्यूम के क्या होगी, समानुपाती होगी। हमने एक नियम देखा। अब दूसरा नियम देखते हैं, गैलुसैक का नियम। गैलुसैक का नियम क्या कहता है? गैलुसैक का नियम कहता है कि अभी हमने पहले किस किस के बीच में संबंध देखे थे, हमने देखे थे रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब हम देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर पर चार्ल्स नियम के अकॉर्डिंग ही जो P है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी। तो और एक पहली बात, पहले वाला जो ग्राफ देखा था हमने
वो क्या था, वो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो समतापी ग्राफ था। चार्ल्स नियम में दाब समान रह रहा है तो वो ग्राफ कैसा है, समदाबी है। यहाँ पे अब कांस्टेंट क्या रह रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है वॉल्यूम। तो इसके जो कर्व बनेंगे वो कैसे होंगे, सम आयतनिक या समकोरिक। वही फंडा लगाना है। समानुपात को जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा, KT, तो P/T इज इक्वल टू K। और अगर अलग अलग देखें P1 P2 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, P1 T1 इज इक्वल टू P2 K2। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो जो टायर होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। अगर उस प्रेशर को बैलेंस नहीं किया जाए तो टायर फट जाते हैं, पर सर्दियों में इसे मैनेज रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर आप ऐसे कीजिए, एक बॉटल ले लीजिए, प्लास्टिक की कोई बॉटल ली, आपने उसको गर्म पानी में डाला, या गर्म पानी था या गर्म किया उसको हल्का, फिर उसको चिल्ड पानी में डाल दो, क्या हो जाएगी, बॉटल पिचक जाएगी। क्यों, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज था, जैसे उसे ठंडे पानी में डाला टेम्परेचर कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही क्या है, आपका गैलुसेक का नियम है। और इस गैलुसेक के नियम में अगर हम ग्राफ खींचे तो उसी टाइप का ग्राफ आएगा। मैंने आपको डिस्कस किया था कि P और T के बीच में ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, तो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, वही स्ट्रेट लाइन आती। अगर अलग अलग V1 V2 V3 के लिए खींचे, पीछे ये डॉटेड लाइन से शो किए जाती है। ये मैंने टेढ़ा बना दिया है, पर आप लोग इसे थोड़ा सीधा बना लीजिएगा। इट मीन्स ऐसे, ये V1 V2 और V3। तो इस तरह से हमने चार्ल्स लॉ देखा, गैलुसेक नियम देखा, और एक और नियम है जिसे हम देखते हैं आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो संख्या से तो आप भली भांति परिचित होंगे, 6.023 × 10⁻23। वैसे भी 1 मोल गैस में अणु में यही आवोगाद्रो नंबर ही होते हैं। तो अभी तक हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 4 है, P, V, T और N। हमने T और N को कांस्टेंट रखा तो PV में बॉयल्स नियम था, और P को कांस्टेंट रखा तो V और T के बीच में कौन सा था, चार्ल्स का नियम था। फिर हमने V और N को कांस्टेंट रखा तो P और T के बीच में कौन सा था, गैलुसेक का नियम था। अब हम क्या करेंगे, अब हम P और T को कांस्टेंट रख के V और N के बीच में रिलेशन निकालेंगे। और ये रिलेशन क्या है कि अगर समान ताप हो तो किसी गैस की समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऐसे समानुपात को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। और आपको सबको पता है कि 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, आवोगाद्रो नंबर के इक्वल होते हैं 6.203 × 10⁻23। तो अब हम ब्रीफ में ये सारे के सारे नियम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एक एक नंबर में या बड़े 2-2 नंबर में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, बना लेते हैं बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल का नियम, फिर चार्ल्स का नियम, फिर गैलुसेक का नियम, चार्ल्स नियम। ऐसे नहीं बनाते, ऐसे करते हैं। तो देखिए, बॉयल नियम क्या कहता है, बॉयल नियम कहता है P व्युत्क्रमानुपाती है V की। चार्ल्स नियम क्या कहता है, चार्ल्स नियम कहता है कि जो V है समानुपाती है T के। फिर गैलुसेक का नियम क्या कहता है, गैलुसेक का नियम कहता है P समानुपाती है T के। और लास्ट में आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, V समानुपाती है N के। तो हम याद क्या करना है, हमें 4 है, P, V, T और N। तो पहले PV ले लिया तो ये दोनों कांस्टेंट है, फिर VT ले लिया तो ये दोनों कांस्टेंट है, फिर PT ले लिया तो V और N कांस्टेंट है, फिर VN ले लिया तो ये P और T कांस्टेंट है। इस तरह से हमें ये 4 जो नियम है याद करने हैं। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इन चारों को कॉम्बिनेशन करके हम आइडियल गैस इक्वेशंस बनाएंगे कि आइडियल गैस कैसे बनती है, उसमें से जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज़ का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।